We are evil. Oh God, help us to see it. And amen. In some ways, we are good. Help us to be better. Recreate in us the soul of service, the spirit of peace. Renew in us the sense of joy, the sense of power of good. कक्षा 8वीं ब की ओर से आज का शुभ विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। श्रम करो शर्म नहीं, मजदूर बनो मजबूर नहीं, मजबूर बनो कमजोर नहीं। वास्तव में जो शमशील है वही प्रगतिशील। मेहनत उसकी लाठी है, मजबूती उसकी काठी है, विकास की वो नींव है, उसका जीवन सीख है। धन्यवाद। मैं आंशी घोष कक्षा 8वीं ब की ओर से आज का श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्रमिकाः प्रत्येकस्य राष्ट्रस्य कृते निर्माता महती संपत्ति च भवति। सुप्रभात। मैं भारत कुमार आज के श्लोक का अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। एक कार्यकर्ता प्रत्येक राष्ट्र का निर्माता और एक बड़ी संपत्ति होता है। प्रकृत्या दत्तं विहाय यत् किमपि जगति दृश्यते तत् श्रमिकेः एव निर्मितम्। इस दुनिया में प्रकृति प्रदत्त के अलावा और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह सब मजदूरों ने ही बनाया है। यः सर्वैश्च रक्तस्वेदं च स्थापयित्वा जगतः गृहं दत्तवान्। वह अपने खून पसीने को एक करके दुनिया को आशियाना देता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मैं
न्यास आज का मुख्य समाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के कारण सीए परीक्षा स्थगित करने की अपील ने सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को हस्तदेव आनंद आंदोलन के लिए गोल्ड मेडल पुरस्कार दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस और हरियाणा गिरोह एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद बिश्नोई गोदारा गिरोह के बदमाशों को गिरफ्तार किया। त्रिपुरा में पहली बार ग्रुप प्रार्थियों ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की है। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2024 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी। 85.48% यानी 85.48% छात्र हुए पास। पंजाब बोर्ड 12th रिजल्ट ऑफिसर डिजी लॉकर। पंजाब बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद 12वीं का रिजल्ट डिजी लॉकर से भी चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक दर को देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सुप्रभात, मैं निमिषा आप सबके समक्ष आज के खेल समाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कल खेला गया आईपीएल का 48वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने, जिसमें लखनऊ 4 विकेटों से जीत गई। यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। आरसीबी के पूर्व कप्तान कोहली ने अब तक 10 मैचों में 500 रन बनाए। आज खेला जाएगा आईपीएल का 49वां मैच। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगी। यह मैच चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित की कप्तानी में खेलेंगे खिलाड़ी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। लोग पूछते हैं, है मजदूर कौन? कई लोग पूछते हैं, है मजदूर कौन? मजदूर है वो लोग जो काम करके दिन रात मौन। देश की तरक्की में उनका है अहम योगदान। उनके द्वारा किए गए कार्य बनाते हैं देश को महान। इसलिए हमें करना चाहिए श्रमिकों का सम्मान। सस्ते महंगे सभी काम परिवार की खातिर पकड़ लेता है। वे मजदूर है जो मरहम समझ घाव पर मिट्टी रगड़ लेता है। यहाँ उपस्थित सभी को हमारा सादर नमस्कार। मैं ज़ईद और मैं सोनाक्षी कक्षा 8वीं बा की ओर से प्रस्तुत हैं आप सभी के समक्ष आज की प्रातःकालीन सभा में, जो कि समर्पित है हमारे मेहनती श्रमिकों को, जिनका देश निर्माण में बड़ा ही योगदान है। 1 मई को मनाए जाने वाला यह विशेष दिन विश्व भर के कामगारों तथा नौकरी पेशा लोगों के अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके जीवन को और भी बेहतरीन करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का इतिहास काफी पुराना है। इसकी शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई थी, जहां उस दिन मजदूरों के अधिकारों के लिए भीषण प्रदर्शन किए गए थे। इन प्रदर्शनों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था और विश्व भर के लोगों को मजदूरों की समस्याओं से परिचित कराते हुए उनके महत्व को समझाने का कार्य किया था। तभी से इस दिन को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंधे पर बोझ सही पर वे लाचार नहीं, वे मजदूर है मजबूर नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अभिनीत और यशवी को एक कविता प्रस्तुत करने के लिए। और मैं यशवी सिंह आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ, मेहनत के बदले 2 वक्त की रोटी पाना चाह रहा हूँ, पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को ऊंचे पद पर पहुंचाना चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ। बंगले गाड़ी का कोई शौक नहीं, एक छोटी सी कुटिया और परिवार के साथ रहना चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ। देश की उन्नति, राज्य की प्रगति और गांव की समृद्धि चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ। ना हो किसी की भुखमरी से मौत, ना हो देश में कोई निर्धन, ना हो कोई बेरोजगार। मैं यह चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ। किस्मत से मजबूर हूँ, सपनों के आसमान में जीता हूँ। किस्मत से मजबूर हूँ, सपनों के आसमान में जीता हूँ। उम्मीदों के आंगन को सींचता हूँ। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अपना स्वाभिमान नहीं बेचता हूँ, अपना स्वाभिमान नहीं बेचता हूँ। तन को ढकने के लिए फटा पुराना लिबास है, तन को ढकने के लिए फटा पुराना लिबास है। कंधों पर जिम्मेदारी है, जिसका मुझे एहसास है, जिसका मुझे एहसास है। खुला आकाश है, छत है, बिछौना मेरी धरती है।
खुला आकाश है, छत है, बिछौना मेरी धरती है, घास फूस के इस झोपड़ी में सिमटी अपनी हस्ती है, सिमटी अपनी हस्ती है। गुजर रहा जीवन अभावों में जो दिख रहा प्रत्यक्ष है, गुजर रहा जीवन अभावों में जो दिख रहा प्रत्यक्ष है। अब आत्म संतोष ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का लक्ष्य है। गरीबी और लाचारी से जूझ कर, गरीबी और लाचारी से जूझ कर हंसना भूल चुका हूँ। अनगिनत तनावों से लदा हुआ हूँ, आंसू पीकर मजबूत बना हूँ, आंसू पीकर मजबूत बना हूँ, पर फिर भी मजबूर हूँ, पर फिर भी मजबूर हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवस की यह कहानी औद्योगिकरण के बढ़ने के साथ शुरू हुई। उद्योगपतियों ने इन दिनों श्रमिक वर्ग का शोषण किया। उन्होंने उनसे काम तो बहुत लिया, लेकिन वेतन बहुत कम दिया। मजदूरों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में प्रतिदिन 10 से 15 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो लोग रासायनिक कारखानों, खदानों और अन्य समान स्थानों पर काम करते थे, उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। आखिरकार उन्होंने एकजुट होकर इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का साहस जुटाया। उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाई और मजदूर हड़ताल पर चले गए। आखिरकार सरकार ने उनकी बात सुनी और काम का समय घटाकर 8 घंटे कर दिया। इस प्रकार इस वर्ग के प्रयासों का जश्न मनाने के लिए यह दिन निर्धारित किया गया। मजदूर दिवस 1 मई को केवल भारत में नहीं, बल्कि घाना, लीबिया, नाइजीरिया, चिली, मेक्सिको, पेरू, उरुग्वे, ईरान और जॉर्डन जैसे देशों में भी मनाया जाता है। भारत के संविधान में मौलिक श्रम अधिकारों की एक श्रृंखला को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 23, 24 तथा 29 में श्रमिकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की जानकारी देने हेतु मैं अर्नब द्विवेदी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते मित्रों, मैं अर्नब द्विवेदी भारत में श्रमिकों के मौलिक अधिकार पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। ये अधिकार भारतीय संविधान में संरक्षित है ताकि कामगारों को समानता, मर्यादा और न्याय की सुनिश्चितता मिल सके। चलिए इन अधिकारों के बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा नागरिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाएगा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन के अवसरों की समानता। अनुच्छेद 19 संघ और यूनियन बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार के तहत आजीविका का अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव तिरस्कारी और बलपूर्वक श्रम करवाने पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 14 साल से के कम आयु के बालक को श्रम नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। धन्यवाद और आप सभी को श्रमिक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। घर की सिर्फ नींव रखी जा सकती है, घर नहीं बनाया जा सकता। उनकी गैर मौजूदगी में मंजिल हमेशा दूर है। उनकी गैर मौजूदगी में मंजिल हमेशा दूर है। जो अपने ख्वाबों को पूरा करता है वह एक मजदूर है, वह एक मजदूर है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने कुछ सहपाठियों को एक समूह गान प्रस्तुत करने के लिए।
उम्मीद है इस गीत ने आप सभी को मेहनत करने की प्रेरणा दी होगी, क्योंकि हमें हर छोटे बड़े काम को बराबर सम्मान देना चाहिए। जैसे श्रमिकों के बिना ना घर, ना विद्यालय, ना अस्पताल, न रोड, न कारखाने, न रेल की पटरी, न बांध का निर्माण संभव है, उसी प्रकार जैव विविधता हमारे पर्यावरण और जीवन का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण है। इसी की जागरूकता फैलाने हेतु हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चींटी, शेर, हिप्पो, हाथी कुदरत के हैं यह सब साथी। सांप, कछुआ, पंछी, मगर धरा पर होता इनका असर। दीमक, हिरण, गिद्ध हुए जीवन चक्र में इनका खेल। हर प्राणी बहुमूल्य यहाँ, बिन जीवन ये धरती कहाँ। घास, पेड़, लता, बबूल, जीव जंतु सब इनके फूल। जंगल, उपवन, बाग, बगीचे, आओ मिलकर इनको सींचे। कुदरत को हमें बचाना होगा, अत्यधिक दोहन रुकवाना होगा। सफल अगली नस्लें करे पुराण, हरा भरा हो यह संसार। इसी विषय पर और रोशनी डालने के लिए आ रही है अनंतना चौहान। सीखो भंवरों से तुम गाना, दरखत की डाली से सीखो फल आए छुप जाना। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं अनंतना चौहान कक्षा 8वीं वर्ग की छात्रा आज जैव विविधता के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जी रासन ने सन 1985 में किया था। जैव विविधता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैविक और विविधता। जैविक का मतलब है जीवित चीजों से जुड़ा हुआ, वहीं विविधता का मतलब है अलग अलग चीजें या विविधता की एक श्रृंखला। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता है, जिसमें पौधे, जानवर, कवक, सूक्ष्म जीव, जीव और पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। पारिस्थितिक तंत्रों का मतलब है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के जरिए बनने वाली एक प्रणाली। इसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं जो पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह को गतिमान रखते हैं। जैव विविधता का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है। यह भोजन, कपड़ा, लकड़ी तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैव विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोगरोधी तथा कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायक होती है। वनस्पतिक जैव विविधता औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। यह पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण में सहायक है। जैव विविधता मृदा निर्माण के साथ साथ संरक्षण में भी सहायक होती है। यह पोषक चक्र को गतिमान रखने में सहायक होती है और परितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिक संतुलन को बरकरार रखती है। जैव विविधता क्षरण के विभिन्न कारण हैं, जिनमें आवास विनाश, आवास विखंडन, पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी मूल के पौधों का आक्रमण, अतिशोषण, वन्य जीवों का शिकार, वन विनाश, चराई बीमारी, चिड़ियाघर तथा शोध हेतु प्रजातियों का उपयोग। दुनिया में कुल कितनी प्रजातियां हैं यह ज्ञात से परे है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या कुल 30 लाख से 10 करोड़ के बीच है। पारितंत्रों के क्षय के कारण लगभग 27,000 प्रजातियां प्रति वर्ष विलुप्त हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे जीवों की संख्या है। अगर जैव विविधता क्षरण की वर्तमान दर कायम रही तो विश्व की एक चौथाई प्रजातियों का अस्तित्व सन 2050 तक समाप्त हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण का आशय जैविक संसाधनों के प्रबंधन से है, जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तंभ है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। यह हमारे भोजन, कपड़ा, औषधि आदि की पूर्ति करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती है। वास्तव में जैव विविधता प्रकृति की स्वाभाविक संपत्ति है और इसका क्षय एक प्रकार से प्रकृति का क्षय है। अतः प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिए जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक रूपता प्रकृति का तरीका नहीं है, विविधता ही प्रकृति का तरीका है। श्री वंदना श्रीवा द्वारा स्पष्ट रूप से उद्धृत। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय है। एक उपकार, पर्यावरण को बचा के करो यह चमत्कार। चमन में इख्तिलात के रंग ओहू से बात बनती है। चमन में इख्तिलात के रंग ओहू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं,
तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय को इस मंच के द्वारा हमें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। महोदय, आपका स्वागत है। Thank you, children. For enlightening all of us on this Mazdoor Divas. The way you all presented your views, sang the song, did comparing, it is obvious that each one of you worked hard for this assembly. So congratulations. Thank you for updating us on so many things, rules, and this brief historical background of why we celebrate this. One line I would like to differ. One of you said कि मजदूरों के बगैर हम मकान की नींव तो रख सकते हैं लेकिन मकान नहीं बना सकते. I would like to differ here. I would like to say that हम नींव भी नहीं डाल सकते मजदूरों के बगैर. कौन डालेगा? हम तो नहीं डालेंगे. तो हमें मजदूर हर एक काम के लिए चाहिए. और if you read the history of human beings, you'll find that human beings in this form lived for millions of years as hunters, as gatherers. It took millions of years for human beings to bring about a change in the way they were living when they discovered agriculture. When human beings discovered that crops can be grown in one place and there's no need for us to keep moving, that brought about a major revolutionary change in the way human beings were living. And that took millions of years. The next change that brought about a major difference in the way human beings were living was Industrial Revolution. And that took about thousands of years for the second change to come. So first change took how many years? Millions of years. So you compare, on one hand, first wave coming after millions of years and second wave coming within few thousand years. That was Industrial Revolution in England. The third major change that came about was the net, and that took about 150 years. Million years, 1,000 years, 150 years. And now, almost every day we have a big change in the way we are living. Mobiles have come into our hands. Our lives have become so comfortable compared to our ancestors. Let me go back as far as today's theme is concerned to Industrial Revolution. When Industrial Revolution took place in England in the 18th century, the laborers were exploited by the owners of the mines, coal mines. We need to be grateful to great visionaries and at the same time to great writers. If you read Charles Dickens' novels, you will find that the liberty that you have today in the school, the way you are treated well by your teachers, the credit goes to Charles Dickens for bringing about, for revealing what was happening in the schools in England in those days. Children were not allowed to imagine. Children were not allowed to speak out. They were given corporal punishment by the teachers. So Charles Dickens' novels expose these things of the schools of the prevailing times, and it brought about a major change. Similarly, Charles Dickens has also written about the exploitation of the laborers in the coal mines of England. And then again, we need to give him the credit for bringing about the unions. Unions were formed to protect the rights of the union, of the laborers.
And today we have come this far that they are being recognized. We need to be respectful towards them. Another person I think it is bringing to my mind, which I want to share with you, but the assembly is getting lengthened. I'll try to put it across on some other forum. Maybe I'll share it on my YouTube channel. It's about Muhammad Yunus. I'm not sure whether you heard about him or not, but class 11th and 12th, especially the commerce group, I hope you are aware of Muhammad Yunus of Bangladesh. Muhammad Yunus is responsible for the micro loans that were given away by Bangladesh government through their Grameen banks. Muhammad Yunus had done his PhD in economics from America, and when he returned to Bangladesh to teach, his conscience woke up, because what he was teaching inside the college, when he moved around in the neighborhood, he found poverty all around. He found that people were working hard. He came across a lady who was preparing stools from bamboo. And the stools were very beautiful. And he asked that lady, how much do you sell it for? And she said, I sell it for 2 cents. 2 American cents. He was surprised. He said, why don't you sell it for more? She said, no, I cannot, because I am provided a bamboo by a person to whom I have to sell it back. He gives the bamboo to me free of cost, and I make this tool and give it back to him. And Muhammad Yunus asked that lady, how much does a bamboo cost? And she said, 20 cents. So that disturbed Muhammad Yunus so much. He took his students out from the classroom and made them survey the people around the college. He said, go and find out from people what is the minimum amount that they need to help themselves to grow, to do well. The children surveyed, they interviewed 47 people. They were told that they will be provided with that minimum amount that they need to grow. And the condition was they will have to pay back that amount. 47 people demanded, 47 people's list was prepared. And Muhammad Yunus cried when he saw the amount that was needed by 47 people. That was $27, which he gave from his own pocket. And surprisingly, all of them returned that amount. And then he went to the banks, requested them to give the loans to such people. Initially the banks were not ready, but if you read his history, you'll find how wonderful this man was. And surprisingly, even today, the amount that is borrowed by these poor people is always paid back to the banks, 95% of it. And on the other hand, we have rich people who borrow loans and don't return them. So you need to be sensitive when you grow. You need to be respectful towards people you meet every day. So go back to your classrooms from this assembly by taking in your heart that you need to be grateful to everyone who is around you, who is working for you, who is serving you. Few more things which I would like to add is, it's summertime, keep yourself hydrated, keep drinking water. Water is available in the school, good quality water is there. Another factor that I would like to bring to the notice of senior classes, few of you are breaking the rules and trying to reach the school on two-wheelers. Absolutely stop doing that, because your vehicles, if you're coming on two-wheelers, will be seized and kept inside the school. Avoid doing that, it is for your own safety. So keep these little things in mind. Avoid moving around in the sun, both during school hours and even when you are at home. So take care of yourself,
Learn, keep reading, keep growing. Thank you.